स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे धान और दलहन के समर्थन मूल्य की। जानेंगे क्यों खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने में लगेगा और वक्त। देखेंगे गेहूं और दाल की डंठल से कैसे कमाएंगे किसान। समझेंगे कहां हुआ सबसे ज्यादा मछली उत्पादन। साथ ही बताएंगे अच्छी नींद के ढेरों फायदे। धान किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हो सकता है सरकार इस साल धान के समर्थन मूल्य में 5 से 10% की बढ़ोतरी करे। साथ ही मूंग, उड़द और तुअर के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल चुके किसानों के लिए केंद्र सरकार से राहत भरी खबर मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस साल खरीफ सीजन में पैदा होने वाली अधिकतर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3% से लेकर 10% तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे ज्यादा धान के समर्थन मूल्य में अधिकतम 10% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा मूंग, उड़द और तुअर के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी के आसार हैं। फिलहाल सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल है और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 1400 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार इस साल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5 से 10% तक बढ़ा सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाया था। देश में महंगी होती दालों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार दलहन फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा सकती है ताकि किसान दाल उत्पादन में ज्यादा रुचि ले सके और देश में दाल उत्पादन बढ़ाया जा सके। देश में साल 2014-15 के दौरान दलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। साल 2013-14 के दौरान देश में दलहन उत्पादन 192.50 लाख टन था, जो साल 2014-15 में घटकर 173.80 लाख टन रह गया। जानकारों के मुताबिक आयात पर निर्भरता कम करने और देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों को फसलों का सही भाव दिलाने के लिए सरकार दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 3 से 5% तक बढ़ा सकती है। देश के सबसे बड़े ग्वार उत्पादक राज्य में किसानों ने ग्वार की खेती करनी शुरू कर दी है। कपास की खेती करने वाले किसान भी ग्वार की खेती में ही रुचि ले रहे हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल ग्वार का उत्पादन बढ़ सकता है। ग्वार की खेती में तेजी देखी जा रही है। राजस्थान के सिंचाई वाले क्षेत्रों में तो 15% बुआई पूरी भी कर ली गई है। देश के सबसे बड़े ग्वार उत्पादक राज्य राजस्थान में इस साल भी किसान ग्वार की खेती में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। उन क्षेत्रों के किसान भी ग्वार की खेती कर रहे हैं जहां ज्यादातर कपास की खेती की जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मौजूद है, उन क्षेत्रों में ग्वार की बुआई में बढ़ोतरी हुई है। किसानों का मानना है कि ग्वार की खेती बाकी फसलों की अपेक्षा ज्यादा फायदेमंद है। मध्य प्रदेश के किसानों की वजह से एक बार फिर राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए सहित प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लगातार सफलता अर्जित कर रहे मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ सहित प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार ये सम्मान हासिल कर गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश पिछले कई सालों से गेहूं उत्पादन में जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। किसानों की मेहनत और सच्ची लगन से राज्य में गेहूं उत्पादन भी बढ़ा है। इससे पहले भी राज्य सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी तो वहीं चावल उत्पादन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चावल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य के किसान लगातार कड़ी मेहनत कर चावल उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को पिछले 4 सालों में तीसरी बार राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को प्रशस्ति पत्र के साथ 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ को इस बार ये पुरस्कार वर्ष 2013-14 के लिए दिया गया। देश में खाद्य सुरक्षा कानून पूरी तरह से लागू होने में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा कानून समेत कई सामाजिक कल्याण की योजनाएं शुरू नहीं की जा सकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पूरी तरह अमल में आने में अभी और वक्त लग सकता है। दरअसल साल 2011 में शुरू हुई सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का काम आज भी पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में अड़चनें आ रही हैं। इस वजह से कई अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी शुरू नहीं हो पा रही हैं। देश के 650 जिलों में भी बमुश्किल 125 जिलों में जनगणना का काम पूरा हो पाया है। इन जनगणना के आंकड़ों से ही देश में गरीबों की वास्तविक संख्या का पता चलेगा, लेकिन जनगणना के लगातार पिछड़ने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। मॉनसून के लिए किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने मॉनसून के समय से पहले आने की जो घोषणा की थी, अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिसका असर अनाज उत्पादन पर होगा। केरल की ओर बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून की गति कमजोर पड़ गई है। इससे पहले मौसम विभाग ने मानसून के समय से पहले आने की जो घोषणा की थी, वो अब मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से देरी से पहुंचेगा, जिसका असर देश के अन्न उत्पादन पर होना तय माना जा रहा है। जबकि भारतीय मौसम विभाग ने 30 मई को ही मानसून आने की घोषणा की थी, लेकिन मानसून में देरी लगातार बढ़ती जा रही है। तय समय से मानसून न आने की वजह से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे गेहूं और दाल के डंठल से कैसे बनेगा ईंधन। गेहूं, धान या दाल के डंठल अक्सर हमारे किसी काम नहीं आते, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अब इन्हीं डंठलों के उपयोग से अल्कोहल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग ईंधन के सहायक के रूप में होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फसलों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत के अनुसार तय करने की मांग को मंजूरी दे दी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गेहूं, धान या दाल के डंठल अक्सर हमारे किसी काम नहीं आते, हम उसको जला देते हैं, जिसका बुरा असर हमारे पर्यावरण पर भी होता है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अब इन्हीं डंठलों के उपयोग से अल्कोहल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग ईंधन के सहायक के रूप में होगा। किसानों को उनकी आय का एक और साधन मिल गया है। अभी तक किसान अरहर, गेहूं के डंठल खेतों में ही जला देते थे, जिसका असर पर्यावरण पर भी होता था। लेकिन अब किसानों को इन डंठलों को जलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके बदले वो पैसा भी कमा सकेंगे। IIT स्थित स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने गेहूं और अरहर के डंठल से अल्कोहल बनाने की तकनीक तैयार की है। इस अल्कोहल का इस्तेमाल वाहन ईंधन के सहायक के रूप में किया जाएगा। इस बायो प्रोडक्ट को डीजल और पेट्रोल में 10 से 15% तक मिलाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फसलों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत के अनुसार तय करने की मांग को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार का तर्क है कि कृषि लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा फसलों की MSP लागत के हिसाब से ही तय की जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब कृषि विभाग की उन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने रबी के मौसम की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत के अनुसार तय करने की मांग की है। कृषि लागत में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है। राज्य के कृषि विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कृषि विशेषज्ञों द्वारा मौजूदा स्थिति के मद्देनजर की गई जाँच के आधार पर तैयार किया है। राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। सेब खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। हो सकता है कि इस बार आप ज्यादा सेब कम दामों में ही खरीद सके। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सेबों की बम्पर पैदावार हुई है, जिसका असर कीमतों पर भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में इस साल सेब की बम्पर फसल होने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकारी तौर पर लगाए गए अनुमान के अनुसार राज्य के सबसे बड़े सेब उत्पादक जिले शिमला में इस बार सेब की 4 करोड़ से ज्यादा पेटियां पैदा होंगी। इसके अलावा कुल्लू, चंबा और मंडी में भी पिछले सालों के मुकाबले इस साल पेटियों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में इस साल सेब की पैदावार में होने वाली भारी बढ़ोतरी को देखते हुए अब अन्य प्रदेशों से व्यापारियों ने आना अभी से शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की सेब अर्थव्यवस्था लगभग 2500 करोड़ रुपए की है। साथ ही राज्य में सेब उत्पादन के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। अगर आप आम के शौकीन हैं तो ये खबर आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इस बार आप देसी आम के स्वाद का लुत्फ उठा नहीं पाएंगे। दरअसल देसी आम के उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। बेमौसम बारिश ने फसलों के साथ साथ फलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। फलों के राजा आम की देसी नस्ल भी इस बार मौसम की चपेट में आ गई है। बेमौसम की बारिश के कारण आम की देसी नस्ल को भारी नुकसान होने का अनुमान है।
इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल के मध्य तक हुई बारिश के कारण अनाज, सब्जी तथा अन्य फसलों के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में होने वाले देसी किस्म के आम को 100% नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण आम के फूल गिर गए, जिसके कारण आम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अनाज की खेती करने वाले किसान फूलों की खेती कर अच्छा फायदा कमा सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ साथ दूसरे देशों में फूलों की मांग बढ़ती जा रही है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फूल बाजार करीब 90,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में फूलों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने फूलों की खेती को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत समेत दूसरे देशों में भारतीय फूलों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में फूलों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। देश में इन दिनों फूलों की वार्षिक घरेलू मांग 25% की दर हर साल बढ़ रही है। साथ ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय फूल बाजार भी करीब 90,000 करोड़ रुपए का है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए फूलों की खेती खासा फायदा पहुंचा सकता है। भारतीय बागवानी बोर्ड के अनुसार फूलों की खेती से संबंधित उत्पादों से कुल आय 205 करोड़ की है। हिमाचल प्रदेश की गोबिंद सागर झील में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मछली उत्पादन हुआ है। देश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन यहां दर्ज किया गया है। इस बार गोबिंद सागर में 1400 मीट्रिक टन मछलियां पैदा हुई हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कर हिमाचल प्रदेश की गोबिंद सागर झील ने मछली उत्पादन में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज कराया है। इस बार यहाँ 1400 मीट्रिक टन मछलियाँ पैदा हुई हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। 30 कोऑपरेटिव समितियों के माध्यम से मत्स्य कारोबार से यहाँ करीब 2500 परिवार जुड़े हैं। मछली उत्पादकों द्वारा इस कारोबार को फलने फूलने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए गए और कार्यशालाओं का आयोजन हुआ था। नतीजन इस वर्ष देश में गोबिंद सागर को फिश बाउल के रूप में पहचान मिली है। पंजाब सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब राज्य सरकार पंजाब में नीली क्रांति लाकर मछली पालन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए मछली फार्मों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। नीली क्रांति लाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्य में चल रहे सरकारी मछली फार्मों के बुनियादी ढांचे को और विकसित करने पर जोर दिया है, ताकि पंजाब के मछली पालकों को बेहतर और वाजिब मूल्य पर मछली की पुंग प्राप्त हो सके। रिवायती कृषि से अलग किसानों को मछली पालन जैसे व्यवसाय से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ठोस योजनाएं बना रही है। इसके लिए मछली पालकों को मछली पालन से संबंधित व्यवसाय अपनाने के लिए प्रत्येक जरूरी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे अध्यादेश के जरिए फिर से भूमि अधिग्रहण बिल लाने की तैयारी में जुटी सरकार। भूमि अधिग्रहण बिल को राज्यसभा में पारित नहीं करवा पा रही सरकार एक बार फिर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने पर काम कर रही है। अच्छी नींद से आपकी सेहत को तो फायदा होता ही है, साथ ही नींद याद रखने में भी बेहद मददगार होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भूमि अधिग्रहण बिल को राज्यसभा में पारित नहीं करवा पा रही सरकार एक बार फिर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने पर काम कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को संसद से पारित कराने में फेल रही सरकार एक बार फिर से अध्यादेश की मदद लेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश तीसरी बार जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश पर सरकार की सिफारिश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लोकसभा से बिल पारित करवाने के बावजूद राज्यसभा में बहुमत न होने से सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। इस बिल के जरिए सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना चाहती है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नाली रोहतांग मार्ग के टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। एनजीटी ने अपने ही आदेश पर रोक लगाते हुए पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पर्यावरण शुल्क फिलहाल नहीं वसूलने का फैसला किया है। नाली रोहतांग मार्ग पर टूरिस्ट टैक्सी चलाने वाले टैक्सी ऑपरेटरों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिल गई है। एनजीटी ने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पर्यावरण शुल्क लगाने के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि टैक्सियों की संख्या सीमित करने के आदेश में बदलाव से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनकार कर दिया है। एनजीटी ने टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों और हिमाचल प्रदेश सरकार की दलीलें सुनने के बाद पर्यावरण शुल्क वसूलने के अपने 5 मई के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब भीषण गर्मी भी प्राकृतिक आपदा में शामिल होगी। केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा राहत कोष का 10% खर्च करने का अधिकार दिया है। तपती गर्मी से थोड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने अब भीषण गर्मी को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब लू से मरने वालों के परिजनों को भी आपदा राहत कोष से सहायता मिल सकती है। हम आपको बता दें कि गर्मी के कारण पूरे देश में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके तहत कोई भी राज्य सरकार चाहे तो गर्मी से होने वाली मौतों और अन्य नुकसान के लिए राज्य आपदा राहत कोष से सहायता दे सकती है। राज्य के पास उपलब्ध आपदा राहत कोष का 10% तक इस पर खर्च किया जा सकता है। इससे पहले भीषण गर्मी प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं थी। हरियाणा सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान चला रही है। इस दौरान पूरे हरियाणा में हर घर हरियाली नाम की योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में मानसून सत्र के दौरान पौधारोपण किया जाएगा ताकि राज्य को हरा भरा बनाया जा सके। गुड़गांव समेत हरियाणा के दूसरे जिलों में बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। शहर का विकास जिस तेजी से हो रहा है, पेड़ों की कटाई भी उसी रफ्तार से हो रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाणा सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसे हर घर हरियाली नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में मानसून के दौरान पौधारोपण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि हर घर में कम से कम एक पौधा लगे, चाहे वो तुलसी का ही क्यों न हो। ये अभियान पूरे मानसून के दौरान चलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दिल की बीमारियों को जानने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। इस जांच से पता चल पाएगा कि मरीजों को बेहतर खान पान या व्यायाम की जरूरत है या फिर दवाइयों की। जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों ने दिल के खतरे को भांपने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल के खतरे जानने के लिए कोलेस्ट्रॉल स्तर और ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पारंपरिक तरीकों से इतर किडनी की जांच से बेहतर तरीका निकाला जा सकता है। शोध में कहा गया है कि किडनी की सेहत के मानकों के आधार पर डॉक्टर यह पता लगा सकते हैं कि मरीज को खान पान और व्यायाम की जरूरत है या फिर दवाओं की। अच्छी नींद से आपकी सेहत को तो फायदा होता ही है, साथ ही नींद याद रखने में भी बेहद मददगार होती है। ब्राजील के ब्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ द फेडरल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया का पता लगाया है। अच्छी नींद लेने से हमारे शरीर को आराम तो मिलता ही है, अच्छी नींद से दिमाग की चीजें याद रखने में भी सहायता मिलती है। ब्राजील के ब्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ द फेडरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उस प्रक्रिया को खोज निकाला है, जिसके तहत याददाश्त बढ़ाने और याद करने की क्षमता में नींद सहयोग करती है। नए शोध में पाया गया कि शरीर में LTP यानी लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन की प्रक्रिया होने से सोते समय याददाश्त मजबूत होती है, जबकि इसके नहीं होने की स्थिति में अक्सर याद दिमाग से मिट जाती है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल ID है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।